हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में हम लोग पढ़ रहे हैं नीट और जेई के लिए फिजिक्स। टॉपिक हम लोग का जो हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था वो था थर्मल एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री एंड हीट ट्रांसफ़र, जिसका आज दूसरा लेक्चर है। कल हम लोगों ने स्टार्टिंग की थी इसकी। सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि हीट और वर्क में क्या रिलेशन है। उसके बाद हम लोगों ने थर्मल एक्सपेंशन देखा जो कि 3 तरीके का था। कौन कौन सा? लीनियर, एरिया एंड वॉल्यूम। उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। अब आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो हम लोग का आज पहला टॉपिक होगा वो होगा एनामॉलस, या इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनामोलस एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कल जो आप लोगों ने पढ़ा था उसमें आप लोगों ने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो एक्सपेंशन होता है। तो बात आती है कि ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन क्या है। तो ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्राफ समझना पड़ेगा। तो चलिए देखिए, मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ। ये आपका वॉल्यूम है और ये आपका टेम्परेचर है T। क्लियर है? एक इसकी बाउंड्री ये है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक को कुछ भी मान लीजिए आप, यहाँ पर 10 मान लीजिए। अब देखिए ये ग्राफ कैसे बनता है। ये ग्राफ जो है आपका ठीक है, ये वॉल्यूम है। देखिए हुआ क्या, जैसे आप जानते हैं, देखिए टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सपेंशन होगा और अगर टेम्परेचर आप घटाएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, मतलब उसको सिकुड़ना चाहिए। ठीक है, तो देखिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड जब आपका टेम्परेचर था तब वाटर का जो वॉल्यूम था वो ये था। ठीक है, ये देख रहे हैं आप, ये इसका वॉल्यूम है। टेम्परेचर आप कम करते आ रहे हैं पीछे, इस ग्राफ को उल्टा पढ़िए तब ज़्यादा समझ में आएगा। आप 10 से 9 पर पहुँचे मान लीजिए यहाँ पर, तो देखिए वॉल्यूम घटा। 10 से 9 पर पहुंचे तो वॉल्यूम घटा, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर घटा रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते थे तो वॉल्यूम बढ़ता था, एक्सपेंशन होता था। और घटाया तो और घटा, और घटाया तो और घटा। लेकिन जब ये देखिए ये जो बाउंड्री है, ये 4 डिग्री सेल्सियस की जो बाउंड्री है, जब आप इस 4 डिग्री सेल्सियस तक तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है। लेकिन जैसे ही आप 4 से नीचे आए तो इसका वॉल्यूम अचानक से बढ़ गया, जो कि नहीं होना चाहिए था। नॉर्मली हो क्या रहा है कि आप टेम्परेचर घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, आपका वॉल्यूम घटता चला जा रहा है। लेकिन जब आपने एक लिमिट के बाद टेम्परेचर को घटाया, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस के बाद आपने टेम्परेचर को घटाया, तो आपने देखा वॉल्यूम अचानक से क्या कर गया, राइज कर गया। इसी को बोलते हैं एनामोलस या एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एबनॉर्मल मतलब जो सामान्य ना हो, इसको बोलते हैं जल का असामान्य प्रसार। हिंदी इसकी है जल का असामान्य प्रसार। ठीक है, होना क्या चाहिए था, इस ग्राफ को नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये नीचे ना आकर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया। यानी कि एक 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जब आप वाटर का क्या करते हैं, टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका वॉल्यूम अचानक से राइज कर जाता है। ठीक है, तो इसको आप लोग चाहें तो लिख भी सकते हैं। क्या लिखेंगे, जनरली वॉल्यूम शुड हैव वॉल्यूम should have contract when V goes down in temperature, but in case of water, volume suddenly rises up when we go down beyond 4 डिग्री सेल्सियस।
इट इज़ नोन एज एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये क्या है? वाटर का एबनॉर्मल एक्सपेंशन। इसके बहुत सारे फेमस एग्जांपल्स हैं, जैसे इसका एग्जांपल 1 है। क्या इसका एग्जाम्पल आपने देखा होगा, कोल्ड कंट्रीज़ जो होती हैं उनके वाटर पाइप जो होते हैं वो बस्ट कर जाते हैं। कोल्ड कंट्रीज वाटर पाइप्स बस्ट, मतलब फट जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जैसे मान लीजिए अब बाहर ठंडी पड़ रही है, कोल्ड कंट्रीज का नाम ही है, अब वाटर फ्लो हो रहा है पाइप में से, टेम्परेचर मान लीजिए 10 था, को कुछ कम हुआ टेम्परेचर, तो वाटर और क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से जैसे आप 4 से नीचे गए तो वाटर ने क्या किया? एक्सपेंड किया, वॉल्यूम उसका क्या हुआ? बढ़ा, और नीचे गए वॉल्यूम बढ़ा, 0 पर आए तो वॉल्यूम इतना बढ़ के क्या हो गई? आइस फ्रीज हो गई। 0 डिग्री सेल्सियस क्या है? आइस का पॉइंट है, आइस फ्रीजिंग पॉइंट कल आपको पढ़ाया था। और एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो पाइप क्या हो जाता है? फट जाता है। क्यों? क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर वाटर क्या करता है? एक्सपेंड करता है, जबकि उसको क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेंड करता है, जिसकी वजह से पाइप क्या होते हैं? फट जाते हैं। इसका दूसरा जो एग्जाम्पल है वो बहुत फेमस एग्जाम्पल है। क्या है? आपने देखा होगा कि झीलों में ठंड देशों की झीलों में, जैसे आपने ये दल झील का नाम सुना होगा, ऊपर क्या जम जाती है? बर्फ़ जम जाती है, लेकिन जो नीचे का पानी है, झील के जो नीचे का पानी है वो सामान्य रहता है और मछलियाँ आराम से वहाँ पर तैरती रहती हैं, जिंदा रहती हैं, उनको कोई नुकसान नहीं होता। नहीं तो अगर ये आपका जम जाए, जो है पूरी झील जम जाए, तो जो उसमें प्राणी हैं वो क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, केवल सरफेस का पानी जमता है, बाकी नीचे का नहीं जमता। उसके पीछे का कारण भी यही है, क्या? एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर। कैसे होता है ये? इसको पहले लिख लीजिए, क्या है ये? आइस फ्रीज ओनली ऑन सरफेस ऑफ लेक्स। ओनली ऑन सरफेस ऑफ लेक्स। ठीक है, अब देखिए कैसे होगा। चलिए, तो मान लीजिए मैं कोई लेक बना लेता हूं। ये क्या है? सरफेस। अब इसको समझिएगा ध्यान से कि इसमें क्या हो रहा है। मान लीजिए अभी टेम्परेचर है 10, ठीक है। टेम्परेचर जब 10 से कम होगा तो वाटर क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब पास आएगा। पास आएगा तो उसकी डेंसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और आप जानते हैं कि जो डेंस चीज़ें होती हैं वो कहाँ जाती हैं? नीचे। जो कम डेंस चीज़ें, हल्की चीज़ें होती हैं वो कहाँ आती हैं? ऊपर। तो जो पानी, जैसे मान लीजिए 10 से टेम्परेचर कम हो रहा है, 9 हुआ, 8 हुआ, 7 हुआ, तो जो सरफेस का पानी है सबसे पहले वही ठंडा होगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर के नज़दीक सबसे कौन है? सरफेस का। तो सरफेस का टेम्परेचर वाटर का क्या हुआ? डाउन हुआ। तो उसने क्या किया? अपने आप को सिकोड़ा, अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट किया। कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब ज़्यादा डेंस हो गया, ज़्यादा पास आ गया, तो वो कहाँ चला गया? नीचे। अब जब ये नीचे जाएगा तो नीचे का पानी कहाँ आएगा? ऊपर। मान लीजिए टेम्परेचर अभी भी कितना है? 6 है, तो वो जो 6 पर जो वाटर पहुँचा उसने भी अपने आप को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, क्योंकि नीचे टेम्परेचर ज़्यादा था, जाहिर सी बात है। ऊपर टेम्परेचर आया तो कम हो गया। जब उसको टेम्परेचर कम मिला तो उसने अपने आप को क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि डेंस हुआ। डेंस होकर वो भी नीचे चला गया, ठीक है ना? कितने डिग्री पर? 5 डिग्री पर, या 4 डिग्री पर, या 5.5 डिग्री पर। उसके बाद नीचे का पानी फिर ऊपर आया, उसके साथ भी यही चीज़ हुई। टेम्परेचर लगातार डाउन होता जा रहा है। एक समय ऐसा आया कि जब सरफेस से पानी ऊपर गया और उसी टाइम सडनली जो है टेम्परेचर 4 डिग्री से नीचे 3 डिग्री आ गया। तो अब वो जो पानी सरफेस का है वो अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, अपने आप को डेंस नहीं करेगा, अपने आप क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा। तो जो सरफेस का वाटर था उसने 3 डिग्री सेल्सियस पर अपने आप को एक्सपेंड कर दिया। अब उसने अपने आप को एक्सपेंड करने का मतलब क्या है? कि पूरे सरफेस पर वो पानी फैल गया। अब टेम्परेचर और डाउन हुआ, कितना हुआ? 2 हुआ, 1 हुआ, 0 हुआ। वो क्या होता जा रहा है? पानी एक्सपेंड करता जा रहा है, एक्सपेंड करता जा रहा है। और जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पर आप पहुंचे तो वो पानी क्या हो गया? फ्रीज हो गया। नीचे का जो पानी है वो किस टेम्परेचर पे है? 4 डिग्री, 4.5 डिग्री सेल्सियस पे। ऊपर का पानी क्या हो चुका है? फ्रीज हो चुका है। तो जो मछलियां हैं नीचे वो आराम से तैरती रहती हैं, उनको कोई समस्या नहीं होती है। और ऊपर का जो सरफेस है उसका पानी क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है। बात समझ रहे हैं? एक बार फिर से समझा देते हैं। ये सरफेस का पानी है, खुले वातावरण में होगा, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर मान लीजिए आया
9 डिग्री 8 डिग्री, पहले टेम्परेचर था 10 डिग्री, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो जो सरफेस का वाटर था वो ठंडा हुआ। जब वाटर ठंडा होगा तो वो क्या करेगा, अपना वॉल्यूम क्या करेगा, कम करेगा। वॉल्यूम कम करेगा तो मतलब क्या होगा, डेंसिटी अपनी बढ़ाएगा। डेंसिटी बढ़ाएगा तो आप जानते हैं कि जो डेंस चीज़ें होती हैं वो कहाँ डूब जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। तो ये कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब ये पानी जब नीचे जाएगा, किस टेम्परेचर पे गया, मान लो 6 डिग्री पे गया, 7 डिग्री पे गया, तो जो नीचे का पानी है वो ऊपर आ जाएगा। जब वो ऊपर का पानी आया तो टेम्परेचर कितना हो चुका था, मान लीजिए 6 हो चुका था। उसने भी अपने आप को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, सिकोड़ा, ज़्यादा डेंस हुआ, वो भी कहाँ चला गया, नीचे। नीचे का पानी फिर ऊपर आया। अब जब ये वाला पानी ऊपर आया तब इस पानी को जो टेम्परेचर मिला वो कितना मिला, 3 मिल गया, 3 डिग्री सेल्सियस। अब 3 डिग्री सेल्सियस पे इसने अपने आप को क्या कर दिया, एक्सपेंड कर दिया। तो ये पूरे सरफेस में क्या हो गया, फैल गया। अब जब ये पूरे सरफेस में फैल गया और टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है, तो मान लीजिए 3 पे फैला, जब 2 होगा तो और ज़्यादा फैलेगा, जब 1 होगा तो और ज़्यादा फैलेगा। तो ये फैल रहा है और अचानक से जब टेम्परेचर 0 हुआ तो ये सरफेस के पानी पे क्या जम गई, बर्फ़ जम गई। क्योंकि नीचे का पानी तो कितने टेम्परेचर पे है, 4 डिग्री पे, 5 डिग्री पे, 6 डिग्री पे। ऊपर क्या आ गया, 0, और सरफेस पे वो एक्सपैंड हो चुका है ताकि नीचे का कोई पानी ऊपर अब ना आए, जिसकी वजह से अब क्या हुआ है भाई, एक्सपैंड करेगा तो उसकी डेंसिटी कम होगी ना, और डेंसिटी जिसकी कम है वो ऑलरेडी ऊपर रहेगा, और अब वो क्या हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। तो वो जो फ्रीज हो गया तो ऊपर सरफेस पर क्या जम जाती है, आइस जम जाती है, और नीचे जो भी जीव जंतु हैं पानी में रहने वाले वो अपना मौज करते रहते हैं नीचे, उनको कोई समस्या नहीं आती है। तो मेरे समझ से ये एबनॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ वाटर आपका क्लियर हो गया होगा। इसको अपने हिसाब से नोट कर लें और इसको अपने शब्दों में लिख भी सकते हैं, आप कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए। डिफेक्ट या फॉल्ट इन मेटालिक स्केल्स, यानी कि मेटल की जो स्केल्स होती हैं उनमें क्या डिफेक्ट और फॉल्ट आता है रीडिंग नोट करने में। तो देखिए सीधी सी बात है, देखते हैं, बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये कोई आपकी स्केल है, ठीक है, इसके जो ब्लॉक्स हैं ये मान लीजिए 10, 20, 40, 60, 80 और ये 100 है, ठीक है। करना क्या है आपको, इसका टेम्परेचर बढ़ा देना है, ठीक है। ये एक आपकी स्केल थी, इस स्केल से आपने एक रॉड को मेजर किया, ये आपकी क्या है, स्केल है। यहाँ पर आपने एक रॉड ली और उसको मेज़र किया तो उसकी जो लेंथ थी वो कितनी आई, 100 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये क्या है आपकी रॉड। अब आपने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया। याद रखिए किसको हीट करना है, स्केल को हीट करना है। तो जब आप जानते हैं कि हीट करेंगे तो इसका एक्सपेंशन हो जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब देखिए लंबाई बढ़ने से क्या होगा, लंबाई बढ़ने से होगा ये कि जो इसके ये ब्लॉक्स हैं ये दूर दूर हो जाएंगे। भाई रीडिंग तो रीडिंग तो 100 ही रहनी है ना, रीडिंग तो 120 होने जाएंगी, तो ये कहाँ हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो मान लीजिए 10 यहाँ आ गया, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80। अच्छा 20 से चल रहा था ना, तभी तो दिक्कत हो गई। चलिए सही से बना लीजिए। ये क्या हो चुकी है, एक्सपेंड हो चुकी है। यहाँ क्या है, तो ये गलत ही बना है ना, देखिए एक मिनट इसको छोड़ दीजिए। ये 0 है, ये 20 है, ये 40 है, ये 60 है, ये 80 है और ये 100 है। अब सही है। तो देखिए हुआ क्या, ये आपका 0 था, ये 20 हो चुका है, ये 40, ये 60, ये 80 और ये 100। क्लियर है। अब ये जो रॉड थी इतनी, ये रॉड जो आप मेज़र करने ये तो इतनी ही रहेगी। तो ये रॉड जब आप मेज़र करने जाएंगे तो आपको इसकी फाल्टी रीडिंग मिलेगी। कितनी मिलेगी, 80 सेंटीमीटर। एक्चुअल में रॉड कितनी है, 100 सेंटीमीटर की, लेकिन जब आपने टेम्परेचर बढ़ाने के बाद इस स्केल में इसको मेजर किया तो इसकी रीडिंग कितनी आई, 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, रॉड मेजर्स लेस इन लेंथ। तो मतलब जो रॉड की लेंथ थी वो क्या हो गई, छोटी हो गई। मतलब रॉड की लेंथ जो है वो तो उतनी ही है, लेकिन इस स्केल में उसके हिसाब से लेंथ क्या हो गई, छोटी हो गई। तो मतलब स्केल ने जो लेंथ मेजर की रॉड की वो क्या मेजर की, छोटी मेजर की। ठीक है ना। तो बताइए ट्रू रीडिंग जो है
क्या, अगर मैं लिखूं ट्रू रीडिंग, मतलब जो रीडिंग होनी चाहिए थी वो कितनी होनी चाहिए थी, 80 + 20। अब देखिए ये 80 क्या है, एक्चुअल रीडिंग, ये क्या है, चेंज इन लेंथ, यानी कि डेल्टा एल, किसका, स्केल का। क्लियर है। अब बात आती है एक्चुअल रीडिंग, तो आप निकाल सकते हैं, मतलब एक्चुअल रीडिंग क्या है, जो आनी होगी। ट्रू रीडिंग क्या है, जो आ रही है। अब अगर आपको डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा। तो डेल्टा एल आप जानते हैं क्या होता है, एल अल्फा स्केल और डेल्टा टी। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, डेल्टा एल निकाल लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल क्या है, इसको बोलिएगा मेजर्ड लेंथ। मेजर जो आपने मेजर किया, कितना मेजर किया, 80 मेजर किया, और इसमें आपने ऐड क्या कर दिया ये जो लेंथ में चेंज आया है किसकी, स्केल की, किसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से। अब अगर मान लीजिए मैं इसको हीट न करने की जगह मैं इसको कूल कर दूं, तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी तो देखिए क्या होगा, मान लीजिए इसकी रीडिंग्स जो है वो कहाँ जाएंगी, पास पास आ जाएंगी। तो ये अभी कॉन्ट्रैक्ट कर चुकी है, तो यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने पर हुआ क्या कि ये 0 था तो ये 20 पास आ गया, 40 पास आ गया, 60 पास आ गया, 80 पास आ गया, 100 पास आ गया, 120 पास आ गया, और यहाँ मान लीजिए क्या रहा होगा, 130 रहा होगा। तो अब देखिए जब आप इस रॉड को मेजर करने जाएंगे जिसकी लेंथ इतनी है, अब हमें नहीं मालूम कितनी है, हमें तो लंबाई मालूम है कितनी लंबाई है, तो इसकी जो लेंथ थी अब वो कितनी मेजर आ गई, 130 सेंटीमीटर। ठीक है ना। यानी कि अब इस केस में क्या हुआ, ये आपकी क्या है, स्केल है, और ये आपकी क्या है, रॉड। यानी कि अब क्या हो रहा है, रॉड मेजर्स लॉन्गर इन लेंथ। तो अब यहां से देखिए ट्रू रीडिंग इसकी क्या होगी, ट्रू रीडिंग क्या होगी, 130 माइनस 100, सॉरी 130 माइनस 30। 130 क्या है आपकी मेजर्ड लेंथ, और ये क्या है आपका लेंथ में जो चेंज आया है। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी ट्रू रीडिंग। मतलब जब आपने मेटेलिक स्केल को क्या किया, हीट किया, तो जो उसकी लेंथ थी वो क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, उसके जो कॉलम्स है वो क्या हो चुके हैं, दूर दूर जा चुके हैं। तो जब आप किसी रॉड को क्या करेंगे, मेजर करेंगे, तो उसकी लेंथ कम मेजर होगी। जब आप स्केल को कूल करेंगे तो क्या होगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो रीडिंग्स कहाँ आएंगी, पास पास आएंगी। तो अभी तक जो 100 रीडिंग थी वो बढ़ के कहाँ पहुँच चुकी होंगी, 120, 130, 140। जब आप रॉड मेजर करेंगे तो उसकी लेंथ क्या हो जाएगी, ज़्यादा मेजर हो जाएगी। तो क्या करेंगे, मेजर्ड लेंथ में से जो चेंज इन लेंथ आया है आपका डेल्टा एल, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी, ट्रू रीडिंग आ जाएगी। बात क्लियर है। तो ये क्या है, डिफेक्ट फॉल्ट इन मेटेलिक स्केल्स। तो जब भी बहुत ज़्यादा गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनको मिलता है तो इनकी रीडिंग क्या हो जाती है, फॉल्टी हो जाती हैं। समझ रहे हैं बात को, नोट कर लीजिए इसे। नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि जो आपकी मेटेलिक पेंडुलम वाली जो क्लॉक्स होती हैं, इसमें पेंडुलम क्या होता रहता है, मूव करता रहता है उसमें भी ये डिफेक्ट आता है, उसको भी समझेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा डिफेक्ट इन टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम बेस्ड क्लॉक। तो पेंडुलम बेस्ड क्लॉक सबने देखी हैं, एक पेंडुलम लगा रहता है जो कि क्या होता रहता है, मूव करता रहता है। ये मान लीजिए आपका क्या है, कोई पेंडुलम है जिसकी लेंथ क्या है, एल है। कौन सा पेंडुलम है ये, मेटेलिक पेंडुलम लेना है हमें, ठीक है ना। पेंडुलम कैसा होना चाहिए, मेटेलिक होना चाहिए। अब मान लीजिए कि इसका टेम्परेचर बढ़ा, ठीक है, मान लीजिए इसका जो कोफिशिएंट है थर्मल एक्सपेंशन का वो कितना है, अल्फ़ा है। इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, थीटा, ठीक है ना। टी नहीं ले रहे हैं इसलिए क्योंकि टी टाइम पीरियड के लिए आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि जो इसका टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है, 2π√L/g। अब देखिए टाइम पीरियड लेंथ के सीधे सीधे क्या है, प्रोपोर्शनल है। और आप जानते हैं कि टेम्परेचर अगर बढ़ाया जाए तो लेंथ बढ़ जाती है। तो जो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद क्या किया, इसको हीट किया, तो सीधी सी बात है लेंथ चेंज होगी तो टाइम पीरियड चेंज होगा। तो जो नया टाइम पीरियड आया वो कितना आया, L-/g, ठीक है। अब बताती है कि ये L- क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले इसको थोड़ा सा और फील करिए कि आखिर ये हो क्या रहा है। आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाया तो टाइम पीरियड क्या हुआ, बढ़ा। टेम्परेचर थीटा है इस बार, याद रखिएगा। तो ये टाइम पीरियड बढ़ा क्यों, क्योंकि टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या बढ़ा, लेंथ बढ़ी उस लेंथ के बढ़ने की वजह से टाइम पीरियड बढ़ा। अब देखिए ये टाइम पीरियड जो बढ़ रहा है इसका मतलब समझिए क्या है। मान लीजिए पहले टाइम पीरियड क्या है, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो मान लीजिए कि पहले जब टेम्परेचर नहीं बढ़ा था तो इसको एक चक्कर पूरा करने में 5 सेकंड लग रहा है। लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, अब इसको एक चक्कर पूरा करने में 10 सेकंड लग रहा है। लगना कितना चाहिए था, 5, लग कितना रहा है, 10। यानी कि नॉर्मली जो आपकी क्लॉक है नॉर्मल कंडीशंस में वो कितने राउंड घूम लेगी, 2 चक्कर लगा लेगी। लेकिन ये जो आपकी फॉल्टी क्लॉक है जो ये कितने चक्कर लगा पाएगी, 1 चक्कर लगा पाएगी। क्लियर है। तो जब ये 1 चक्कर लगा पाएगी तो यानी कि टाइम को क्या करेगी, ये स्लो मेजर करेगी। भाई 1 चक्कर उसने लगाया, मान लीजिए ये आपकी घड़ी है, ठीक है, यहाँ 12 है, यहाँ 1, 2, यहाँ 3, 4, 5, यहाँ 6, 7, 8, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ पर 11, ये 12 मान लीजिए 1 चक्कर लगाने में 5 मिनट बढ़ रहा है तो नॉर्मल क्लॉक ने क्या किया कि 1 चक्कर घूमी, घड़ी कहाँ से कहाँ आ गई, 12 से 1 आ गई, ठीक है ना। अब देखिए टाइम पीरियड क्या हो रहा है आपका, बढ़ रहा है। मतलब इसको जो है टाइम पीरियड क्या होता है, 1 चक्कर पूरा करने में लगा समय, यानी कि अब इसको समय क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो यानी कि ये धीरे धीरे घूमेगी। तो जितनी देर में ये 1 घूम पाई है उतनी देर में ये आधा घूमेगी मान लीजिए, या जितनी देर में इसने 2 घूम लिए, इसने कितने घूम लिए, 2 घूम लिए, तो ये कहाँ पहुँच गई, 2 पर पहुँच गई। अब ये स्लो हो चुकी है क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या हो चुका है, ज़्यादा हो चुका है। टाइम पीरियड ज़्यादा होने का मतलब जल्दी नहीं घूमेगी, ये आप दिमाग से मिसकंसेप्शन निकाल दीजिए। टाइम टी ज़्यादा होने का मतलब ये नहीं कि टाइम ज़्यादा बताने लगेगी, नहीं, उल्टा है इसका। टाइम पीरियड है 1 चक्कर पूरा करने में लगा समय, वो समय अब बढ़ चुका है। तो इसने जितनी देर में 2 चक्कर पूरे किए, नए वाले ने उतनी देर में 1 चक्कर पूरा किया। मतलब उसने टाइम दिखाया कितना, 1, एक्चुअल में टाइम कितना हो चुका है, 2। तो यानी कि जो आपकी क्लॉक है वो क्या हो चुकी है, धीमी हो चुकी है।
जो आपकी क्लॉक है वो क्या हो चुकी है, धीमी हो चुकी है, यानी कि टाइम का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। मतलब मेजर्स लेस टाइम, मतलब ये टाइम को क्या कर रही है, कम मेजर कर रही है। जैसे मान लीजिए कि 9 बजे से आपने देखना शुरू किया तो एक्चुअल टाइम 9:15 हो जाना चाहिए था, लेकिन इस घड़ी में टाइम कितना हुआ है, 9:07, 9:08, 9:10 या 11 मिनट, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उससे कम। तो यानी कि आप क्या सोचेंगे कि अभी समय नहीं हुआ है, यानी कि आप क्या हो जाएंगे, लेट हो जाएंगे, तो आपका टाइम क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, यही चीज रिवर्स में भी हो सकती है। आप टेम्परेचर कम करेंगे, लेंथ कम होगी, टाइम पीरियड कम होगा, घड़ी क्या करेगी, ज़्यादा जल्दी मूव करेगी, टाइम पीरियड ज़्यादा जल्दी सर्किल पूरा करेगा, और 9:10 आप टाइम देख रहे होंगे, लेकिन एक्चुअली में टाइम क्या है, एक्चुअली में टाइम आपका 9:05 ही हुआ होगा। तो टाइम आप क्या देखेंगे, ज़्यादा देखेंगे, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा हो जाएगा। बोलिए, बात क्लियर है। अब देखना है कि ये टाइम जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है। ठीक है, टाइम जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, तो आप मुझे ये बताइए कि जो नई लेंथ है वो नई लेंथ कितनी हो जाएगी। एल डैश बराबर जो पुरानी लेंथ थी वो, और जो इसमें क्या आया, चेंज आया, जो इसमें क्या आया, चेंज आया, समझ रहे हैं ना। तो देखिए ये चेंज क्या हो जाता है, आप जानते हैं एल डैश बराबर एल प्लस क्या होता है, एल अल्फा और डेल्टा टी, लेकिन हम यहाँ पर अब क्या ले रहे हैं, डेल्टा थीटा, क्योंकि टी टी ना मैच करे इसलिए। क्लियर है, तो एल डैश, एल कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ये आपको क्या मिल गया, एल मिल गया। इस एल डैश को यहाँ रख दीजिए, तो देखिए टी डैश क्या हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा और अपॉन क्या है, जी। तो ये टी है, इसको इक्वेशन 1 मानिए, ये टी डैश है, इसको इक्वेशन 2 मानिए, और करना क्या है आपको, 2 में 1 को डिवाइड कर देना है, 2 डिवाइड बाई 1, तो क्या हो जाएगा, टी डैश बाई टी, टी डैश बाई टी, तो देखिए क्या है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, एल 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, और नीचे क्या आएगा, ये देखिए जी रहेगा, यहाँ पर देखिए क्या है, एल बाई जी, तो जी से जी कैंसिल हो गया, एल से एल कैंसिल हो गया, तो टी डैश बाई टी कितना आया आपका, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। क्लियर है बात, कितना आया, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। टी को आप क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट, एक अंडर रूट भी बचा होगा शायद, ये अंडर रूट भी बचा है ना, तो इसकी में पावर क्या लिख रहे हैं हम, 1/2। अब एक एजम्पशन मानना है बाइनोमियल थ्योरम का, इफ़ अल्फ़ा इज़ वेरी स्मॉल, और आप जानते भी हैं अल्फ़ा बहुत स्मॉल होता है, 10⁻⁵ के ऑर्डर का, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी डैश बाई टी 1 प्लस हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन 1 प्लस nx हो जाता है, कब, जब आपका बहुत स्मॉल हो। क्लियर है, अब देखिए टी डैश बराबर क्या हो गया, टी प्लस हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा। तो यहाँ से टेम्परेचर में ये टाइम पीरियड में चेंज कितना आया, टी डैश माइनस टी बराबर कितना आया, हाफ टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा, इसी को क्या बोलते हैं, डेल्टा टी। टेम्परेचर ये सॉरी टाइम पीरियड में जो भी लॉस या गेन हुआ है, टी अल्फ़ा डेल्टा थीटा। क्लियर है बात, तो डेल्टा टी कितना आ गया, हाफ टी अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर चेंज, डेल्टा टी क्या है, टाइम लॉस। ठीक है, अब देखिए अगर हमें किसी भी रैंडम टाइम पर लॉस निकालना हो तो हम क्या लिखेंगे, लॉस किसमें, जब इन टाइम टी था तो लॉस कितना आया, डेल्टा टी, तो जब 1 होगा तो कितना आएगा, डेल्टा टी बाई टी। तो जब स्मॉल टी टेम्परेचर की बात करेंगे, सॉरी स्मॉल टी टाइम की बात करेंगे, बार बार टी के लिए टेम्परेचर निकल जाता है, तो कितना हो जाएगा, डेल्टा टी बाई टी इंटू स्मॉल टी। ठीक है ना,
ये लॉस इन कैपिटल टी सेकेंड में कितना हुआ डेल्टा टी, तो 1 में कितना होगा डेल्टा टी बाई टी, तो स्मॉल टी में कितना होगा डेल्टा टी बाई टी इंटू स्मॉल टी। ये क्या आ गया आपका लॉस आ गया। क्लियर है? नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का क्या चल रहा है, थर्मल एक्सपेंशन ही चल रहा है अभी। इसके बाद हम लोग कैलोरीमेट्री शुरू करेंगे।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमको ये देखना है कि डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है थर्मल एक्सपेंशन का। चलिए इफेक्ट ऑन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो आप जानते हैं कि क्या होता है रिलेशन m बराबर रो वी, मास बराबर क्या होता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यानी कि रो बराबर क्या हो जाएगा m बाई वी। ये चीज़ आप जानते हैं कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। अब मान लीजिए आपने हीट किया हुआ है तो वॉल्यूम जो है वो तो बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? वॉल्यूम जो है वो बढ़ के कितना हो जाएगा, वी डैश जो है वो कितना हो जाएगा, वी प्लस डी वी या वी प्लस डेल्टा वी, जो भी लिखना चाहें आप। तो जो नया रो डैश आएगा वो क्या आ जाएगा, एम अपॉन वी डैश आएगा ना, एम अपॉन वी डैश। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं 2 में 1 को डिवाइड करने जा रहा हूँ। तो 2 में मैंने 1 को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, रो डैश अपॉन रो, एम अपॉन वी डैश, एम अपॉन वी, एम से एम कैंसिल, वी ऊपर चला जाएगा, वी डैश कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो रो डैश अपॉन रो, वी ऊपर चला गया, वी डैश नीचे आ गया, रो डैश अपॉन रो वी, और वी डैश कितना है, वी प्लस डी वी। क्लियर है ना, v प्लस डी वी। अब डी वी आप जानते हैं क्या होता है, वॉल्यूम एक्सपेंशन है ये। तो देखिए रो डैश अपॉन रो v अपॉन वी प्लस डी वी कितना होता है, याद करिए, v गामा डेल्टा t या dt लिखिए, v गामा dt। तो रो डैश अपॉन रो, ऊपर क्या है भैया v, नीचे से v कॉमन ले लीजिए तो क्या आ जाएगा 1 प्लस गामा डी टी, v से v कैंसिल हो जाएगा, v से v क्या हो गया कैंसिल, रो डैश अपॉन रो कितना आ गया देखिए 1 अपॉन 1 प्लस गामा डी टी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, रो डैश अपॉन रो 1 प्लस गामा डी टी की पावर -1, नीचे पावर +1 थी, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। इफ गामा इज वेरी स्मॉल, अगर गामा क्या बहुत स्मॉल हो तो रो डैश अपॉन रो 1 माइनस गामा डी टी, पावर कहाँ जाती है आगे, कहाँ से, बाइनोमियल थ्योरम से, 1 प्लस एक्स की पावर n 1 प्लस एन एक्स, तो -n होता तो क्या हो जाता, -nx हो जाता। ठीक है, तो देखिए इसको क्या कैसे लिख सकते हैं हम लोग, रो डैश बराबर रो 1 माइनस गामा डी टी। ये क्या आ गई है, नई डेंसिटी। क्लियर है ना, ये क्या आ चुकी है, नई डेंसिटी। ठीक है, तो अच्छा डेंसिटी बताइए क्या हुई है, बढ़ी है कि घटी है, तो डेंसिटी भैया घटी है, सीधी सी बात है। आपने हीट किया, वॉल्यूम बढ़ा, और आप जानते हैं वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी। क्यों, कैसे घटेगी देख लीजिए, चाहे इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये थी, अब जो नई आई है उसमें ये सब्ट्रैक्ट हो चुका है, तो जब कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ है तो क्या हो चुका होगा, पहले से कम हो चुका होगा, तो ये डेंसिटी क्या हो चुकी है, अब घट चुकी है। नोट डाउन कर लीजिए।
हेलो, बताइए। नहीं, क्लास में हूँ, फ़ोन करता हूँ 5-10 मिनट में। नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलोरीमेट्री। अब यहाँ से स्टार्ट क्या होने वाली है, हिंदी में भी इसको बोलते हैं कैलोरीमिति। ये मिति शब्द जो है ये मापन के लिए प्रयोग होता है। तो ये कैलोरीमेट्री में क्या करते हैं, ये कैलोरीमेट्री ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ मीजरमेंट। आप जानते हैं मीजरमेंट का मतलब क्या होता है, मापना, मीजरमेंट ऑफ हीट। ठीक है, अब इसमें जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो पढ़ना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कुछ लोग इसको सी से दिखाते हैं, कुछ लोग इसको एस से दिखाते हैं। ठीक है, एस वाले दिखाते हैं स्पेसिफिक को लेके, सी वाले दिखाते हैं कैपेसिटी को लेके। अब बात आती है कि ये है क्या। ठीक है, तो इससे पहले आप जान लीजिए कि जो वाटर के लिए इसकी वैल्यू है वो है 4.2 जूल। देखिए हीट है, ऊष्मा है, तो क्या होगी एनर्जी इसकी, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब इसी से इसकी डेफिनेशन समझने की कोशिश करिएगा। ये क्या है, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या लिखी है यूनिट, जूल। जूल तो चलिए हीट के लिए हो गई। अब नीचे देखिए क्या लिखा है, पर ग्राम पर सेंटीग्रेड। तो देखिए 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने में जो ऊष्मा आती है वो क्या होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कर रहे हैं, 1 ग्राम
वाटर लिया या कोई भी सब्सटेंस लीजिए, तो सबके लिए डिफाइन जनरल डेफिनेशन है, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने पर जो एनर्जी आ रही है, जो हीट आ रही है, वो क्या है आपकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ रहे हैं। जैसे कॉपर के लिए अगर बात करें तो कॉपर के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, काफ़ी कम होती है। कितनी होती है, 0.4 जूल ग्राम पर सेल्सियस। मतलब 1 ग्राम कॉपर लीजिए, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी है वो क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट, इसको लिख सकते हैं आप लोग अमाउंट ऑफ हीट, भाई टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हीट चाहिए ना, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमको ऊष्मा चाहिए होती है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब देखिए वाटर के लिए इसकी वैल्यू ज़्यादा है, कॉपर के लिए इसकी वैल्यू कम है। अब इसका मतलब समझिए कि हीट कैपेसिटी ज़्यादा होना और हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब क्या है। वाटर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर वाटर के 1 ग्राम का बढ़ाना है तो 4.2 जूल चाहिए हमको, क्या हीट चाहिए। कॉपर में अगर इतना बढ़ाना है तो 0.4 चाहिए। मतलब कॉपर में टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही मामूली हीट में काम चल जा रहा है 0.4 जूल में, लेकिन जब वाटर में जा रहे हैं तो हमको 4.2 जूल चाहिए। इसका मतलब क्या है, अगर मैं कहूं इन दोनों में से गुड कंडक्टर कौन है, गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जो आपकी एनर्जी को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं, हीट को क्या कर देते हैं, पास कर देते हैं। अब देखिए इसका टेम्परेचर बढ़ना था 1 डिग्री सेल्सियस, इसने केवल 0.4 जूल एनर्जी अपने पास रखी, बाकी सब पास कर दी। इसने क्या किया, 4.2 जूल एनर्जी अपने पास रखी, 4.2 जूल हीट अपने पास रखी, तब जाके 1 डिग्री सेल्सियस ने क्या किया, टेम्परेचर बढ़ाया। तो यानी कि ये क्या कर रहा है, मोर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, लेस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। मतलब इसको कम ऊष्मा चाहिए 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, इसको ज़्यादा चाहिए। तो ये क्या हुआ आपका गुड कंडक्टर, और ये क्या है आपका वाटर, क्या है आपका बैड कंडक्टर। अब इसका एक दूसरा तरीका समझिए, हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस अगर इसको बढ़ाना है 1 ग्राम को तो 4.2 जूल चाहिए, यहाँ 0.4 जूल चाहिए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो वाटर है वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, किसमें, गर्म होने में। तो जब वो ठंडा होगा तब ज़्यादा हीट क्या करेगा, रिलीज करेगा। भाई अगर आप इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा रहे हैं तो इतनी हीट मिल रही, इतनी हीट देनी पड़ रही है। अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर घटाएंगे तो इतनी हीट आपको वापस भी मिलेगी। तो जो क्या है, जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो ना तो जल्दी ठंडे होते हैं ना तो जल्दी गर्म होते हैं। क्यों, क्योंकि गर्म करने के लिए अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी आपको बढ़ाना है तो इतनी एनर्जी देनी ही देनी है, और ये एनर्जी छोटी मोटी एनर्जी नहीं, ठीक ठाक एनर्जी है। ठीक है, कितने के लिए, केवल 1 ग्राम बढ़ाने के लिए। तो जिनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है वो ना तो जल्दी ठंडे होंगे, ना तो जल्दी गर्म होंगे, ना ही जल्दी ठंडे होंगे। और जिनकी ये क्या है, कम है, इनके लिए क्या है, सी ज़्यादा है, इनके लिए क्या है, सी कम है। ये क्या होंगे, जल्दी गर्म होंगे। थोड़ी सी एनर्जी मिली, थोड़ी सी हीट मिली, तुरंत 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, जल्दी गर्म व जल्दी ठंडे। ठीक है, अब इस पे हम लोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।